हाँ तो भाई, कहानी आज की ऐसी हुई है कि हमारा टीआरसी खो गया है। और खोया भी ऐसे है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने लिया था वेरिफिकेशन के लिए, और हैंड टू हैंड कन्वर्सन हुआ था। कोई वर्बल टॉक थी, इसलिए अब वो मुकर गया। नीचे पुलिस बुलाई है। चलो। This is for police verification, right? Mm-hmm. She took my passport and my TRC before when we got this done. Don't try to force me. I said go to Bang Bang Homestay. I was staying there. Don't care about Bang Bang. Hey, don't use the freaking king language, okay, with me? Keep that F word with you. The fuck this is Vietnam, you know? The fuck this is Vietnam, you know? हाँ तो भैया, जय राम जी। नमस्कार देवी और सज्जनों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सभी मंगलमय हैं, कुशल पूर्वक हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हाँ तो भाई, पिछले वीडियो में हमने आपके साथ काफ़ी अपना ख़राब एक्सपीरियंस शेयर किया था वियतनाम के बारे में, और पूरी डिटेल्ड स्टोरी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाया था उस वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ एक्चुअली में क्या हुआ था। तो शुरुआत से इस स्टोरी को जानने के लिए हम चलते हैं पिछले साल में 2021, तकरीबन अक्टूबर की बात है। अभी वियतनाम ने लॉकडाउन जो है, जो कोरोना का सेकेंड वेव का लॉकडाउन था, उसको ओपन ही किया था। अभी तक बॉर्डर्स वगैरह ओपन नहीं थे, सिर्फ नॉर्मल जो है आवागमन आपका जो सिटी में है वो ओपन हुआ था। और हमारे बगल में जो हमारे पुराना फ्लैट था, वहाँ पे चल रहा था खतरनाक तरीके से कंस्ट्रक्शन, एकदम नेक्स्ट डोर। तो जो सुबह 5 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये खड़खड़ 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 पूरा दिन चलता रहता था, और इस चक्कर में मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पाता था। सर्च कर रहे थे यार ये एक नए होम स्टे में चेंज करने के लिए जहाँ पर थोड़ा शांत वातावरण हो और मैं आपके साथ वीडियोज़ वगैरह शेयर करूँ। खैर, पूरा ढूंढने के बाद हमें ये जो है होम स्टे मिला, दोमचाओ होम स्टे। वहीं इनसे बातचीत वगैरह हुई और हम बड़े प्यार से यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब हमारा जो रेंट था यहाँ पर 4,300,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह था, जो तकरीबन मिला जुला के 5 मिलियन, 5.25 मिलियन के आसपास आ जाता था अगर मैं काफ़ी ज़्यादा एसी यूज़ करूँ। खैर, कम भी आता था। काफ़ी अच्छा चल रहा था इनके यहाँ पर भी। ठीक है, जैसे ही मूव हुआ इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, हेल्पफुल थे, काफ़ी कुछ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 महीने बाद अचानक से सुबह सुबह खड़खड़ाहट की फिर दोबारा से आवाज़ आती है, और पता लगता है हमें भाई साहब कि सामने जो है हमारे ऑपोजिट में जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। चलो भाई, ये काम भी चलता रहा। अब इनको कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा तो था नहीं। ठीक है, करते कराते 2 महीने लग गए। उसके बाद भी भाई साहब कंस्ट्रक्शन का काम जो है पूरा नहीं हुआ। इसी दौरान क्या हुआ, अचानक से हमारा काम जो था ऑनलाइन चल ही रहा था, तो हम ऑनलाइन वगैरह पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसके बाद अचानक से क्या हुआ कि वियतनाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हाँ भाई जो है डोमेस्टिक टूरिज्म को जो है ओपन कर दिया जाए। अब जैसे ही ये बात मेरे सुनने में आई, एक तो इधर कोई काम नहीं हो पा रहा था, दूसरा ऑनलाइन काम चल रहा था। अब ऑनलाइन में क्या है, फ़ायदा क्या है, आप कहीं भी हो सकते हो, तो आपका एक जगह पे होना आपको ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरा क्या हुआ, कोई खास इनकम रह नहीं गई थी। अभी आप जान के आश्चर्य करोगे, मतलब कि कोरोना काल में वैसे तो सारे ही अनएम्प्लॉयड तकरीबन बैठे हुए थे, लेकिन महादेव की इतनी कृपा है कि हमारा जो वर्क है उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट करके रखी हुई थी। तो एक हमें चुपसी हो, मतलब कि चुपसी, आजकल वियतनामीज की आदत हो गई है, कहने का मतलब थोड़ा मोड़ा काम मिलता रहता था। अब थोड़ा मोड़ा काम में हमारी कमाई क्या होती थी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान वाली स्थिति आ गई थी हमारी। तो इसमें क्या था कि भाई तकरीबन 8 मिलियन 7 मिलियन हमारी इनकम होती थी। 7 मिलियन कहने का मतलब है यार 21, 22, 23 हज़ार रुपये। 8 मिलियन का मतलब है आप समझ लीजिए कि 28-29 हज़ार रुपये की हमारी पूरी की पूरी वो रह गई थी। उसके बाद जो है रेंट जो आता था, पूरे दिन आप घर में बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी आप उतनी ही ज़्यादा यूज़ करोगे, एसी उतना ज़्यादा यूज़ करोगे, पंखा उतना ज़्यादा यूज़ करोगे, तो करते कराते हमारी 4,800,000, 4,900,000, तकरीबन 5 मिलियन के आसपास हमारा आ ही रहा था। उसके बाद आप 2-3 मिलियन बचता था, उसमें खाना हो जाता था। मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, एक तो इतने समय से कहीं निकला नहीं। तो हमने इनसे बात की, हमने कहा ऐसा है देवी जी कि भैया इतना जो रेंट है हमसे फ़िलहाल तो अफोर्ड नहीं हो रहा, और यहाँ पर बैठे बैठे तकरीबन 2 दिन कभी 3 दिन काम होता था, तो हम जाते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, और जब वापस आएंगे
तब अगर आपके यहाँ पर जो रूम है वो खाली मिला तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं और मूव हो जाएंगे। तुमने इनसे बात की और थोड़ा मोड़ा अपना सामान इनके पास रखा और हम घूमने के लिए चले गए। हम तकरीबन 3 हफ्ते हो ची मैन में रहे, आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियोस वगैरह शेयर किए। उसके बाद तकरीबन हम 1.5 महीने हमने और रोड ट्रिप लगाई, जो कि हम दोंग नाई गए, लमदम गए, खान हुआ गए, तुई हुआ गए, उसके बाद क्विनियन सिटी गए, उसके बाद पूरा वापस होते हुए हम तकरीबन अब 1500-2000 किलोमीटर के आसपास होगा मेरे ख्याल से। 3 महीने के बाद हम वापस आए। जब हम वापस आए तो इनके यहाँ रूम खाली वगैरह नहीं था, तो हम क्या किया, हमने मोटेल में वगैरह चेक इन कर लिया। तकरीबन हम 10 दिन मोटेल में रुके। तो ये है 170,000 डोंग का प्राइवेट रूम। ये खूबी है। तो 170 कहने का मतलब 15-45 तकरीबन 600 रुपये पर डे का हिसाब आ रहा था। आने के बाद हमारी क्लासेस जो हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस ने हमें बुला लिया था, यहाँ पर क्लासेस जो हैं रेगुलर स्टार्ट हो गई थी। अब क्लासेस भी ऐसी होती थी, शाम को हमारी क्लासेस होती थी, हमारे दिन में कोई काम होता नहीं था। तो हम इधर उधर फ्लैट्स वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया। हम एक जगह फ्लैट मिला होकर काफ़ी दूर था, और तब तक हम इन होम स्टे वालों से भी कनेक्ट में थे, जो हमारा पुराना होम स्टे था। तो हम जैसे ही मूव करने वाले थे एक नए होम स्टे में, तब तक इनका मैसेज आ गया कि भाई ऐसा है कि आप आ जाओ, हमारे यहाँ रूम खाली हो गया है। Thank you so much. हाँ भैया, कुछ इस तरह हमारा आगमन हो गया है। एक कंस्ट्रक्शन भाई साहब अभी भी चल ही रही है, देख रहे हो। झेलना पड़ेगा कुछ समय। मैं कहा चलो अच्छी बात है। गए भाई हंसते खेलते कि चलो हमारा रूम जो है कुछ दिन में हमें मिल जाएगा। भाई पहले दिन पहुंचे हम, तो हमें उन्होंने एक टेम्प्रोरी रूम दे दिया था। टेम्प्रोरी रूम में क्या है कि 2 बिस्तर लगे हुए थे। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन छोटी सी बात लगती है कि यार अगर आप किसी को रूम दे रहे हो तो रूम दे रहे हो ना, ऐसा थोड़ी है कि मेरे को बेड दे रहे हो। किराया तो मैं आपको पूरा ही दे रहा था। 2 बेड में से एक बेड के ऊपर बेडशीट नहीं लगाई हुई है, एक बेड के ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और बेयर मिनिमम जो हमें जैसे होता ना टॉवल, जैसे हमारा डबल रूम था तो 2 लोगों के लिए, अब क्या 15-15 दिन पे क्लीनिंग वगैरह होती थी। अब यहाँ पर क्या है, सारा कुछ इंक्लूडेड था, क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ इनका अपने तरफ से था कि हम चकाचक करके आपको देंगे। हमने कहा ठीक, चलो ठीक है बात भाई, चलो इतना भी हमने नकारा। उसके बाद हम अपने रूम में 1 हफ्ते बाद तकरीबन मूव हो गए। मूव होने के बाद यहाँ पर काम अच्छा चल रहा था, मतलब कि कंस्ट्रक्शन जो भी थी वो सामने ऑलमोस्ट फिनिशिंग टच पे थी। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। करते कराते हमें तकरीबन महीना 1.5 महीना यहाँ पर लग गया। अब बात आई तकरीबन 29 अप्रैल के आसपास। तो एक दिन मतलब कि वो था, साफ़ सफाई का माहौल था। तो आई, जब भी साफ़ सफाई होती थी तो मैडम आती थी, आई उसके बाद थोड़ी देर रुकी, उसके बाद मतलब देखा वगैरह जो है कि कैसे साफ़ सफाई वगैरह हो रही है, सब सही था। थोड़ी देर बाद आती है, कहती है कि यार आपका जो है जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर एक्सपायर होने वाला है। तो एक्सपायर होने में तकरीबन 1 महीने अभी बाकी थे, यानी तकरीबन अगर 29 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो तकरीबन जून या जुलाई, जून स्टार्टिंग में वो कहीं वो हो रहा था, जून 1 या 2 तारीख के आसपास वो एक्सपायर हो रहा था। अच्छा चलो, हमने कहा चलो ठीक है भाई आपको दे देते हैं। मैंने पहले पासपोर्ट दिया, तो पासपोर्ट पे कहती हैं कि भाई ऐसा है कि आपका वीज़ा नहीं है। तो हमने कहा हाँ वीज़ा तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास TRC है, टेम्प्रोरी रेसिडेंसी कार्ड। तो हमने उनको वो कार्ड दे दिया। उन्होंने हमें क्या किया कि जो हमारा पासपोर्ट था वो वापस कर दिया और TRC रख ली, ये कह के कि हाँ भाई कि हम पुलिस को दिखाएंगे कि वेरिफिकेशन, मतलब कि ये कार्ड वैलिड है कि नहीं है, जो भी है। हमने कहा इस कार्ड को ना बहुत संभाल करके रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसके बिना मेरा कोई वीज़ा वगैरह, मैं कहीं भी आवागमन किसी दूसरी सिटी में भी अगर मेरे को जाना है तो काफ़ी चक्कर हो जाएगा। हर जगह पासपोर्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये TRC है ना, इससे काम चल जाता है। ये पत्ता दिखाओ, हर जगह काम करता है, इन पासपोर्ट लेके निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। बोले ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या है कि रेगुलर योगा क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लिए, पढ़ाने के लिए नहीं। वैसे तो मैं टीचर भी हूँ योगा का, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ। जब कभी ट्रैवल करता हूँ तो इस चीज़ का एक बेनिफिट उठाता हूँ मैं। ये ट्रैवल टिप है, आप लोगों के साथ और भी वीडियोस शेयर करूँगा कि कैसे मैंने एक आइलैंड पे रुका था सिर्फ $50 में, और वो भी आना जाना उस आइलैंड पे और रहना तकरीबन
2 हफ्ते से ज़्यादा, वो भी सारा कुछ $50 में। तो ये सारा का सारा हमने योग के माध्यम से काफ़ी कुछ किया। अच्छा खैर वो दूसरी स्टोरी हम कभी और आएंगे। हाँ, तो यहाँ पर जब भाई हम आए तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, ये डॉक्यूमेंट वगैरह आप रख लो। तो बात हुई कि उस समय क्या चल रहा था यहाँ पर, रीयूनिफिकेशन डे। अब क्या है रीयूनिफिकेशन डे, क्या है कि एक नॉर्थ, जब मतलब कि 1975 के आसपास की बात है, वियतनाम 2 भाग में बटा हुआ था। एक आपका साउथ वियतनाम हो गया था, दूसरा नॉर्थ वियतनाम हो गया था, जैसे आपका साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है। तो नॉर्थ वियतनाम ने धावा बोला पूरा, मतलब कि जो वियतनाम को एक करने के लिए। और उसके बाद 1975 तकरीबन के आसपास ये बैटल वगैरह जो है सारी सल्टी, इसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। फ्रेंच अमेरिकन्स ने इतने ज़्यादा बॉम्बार्डिंग्स वगैरह की, अगर आपने हमारे वो पुराने वीडियोस वगैरह देखे होंगे जहाँ पर हम गए थे हो ची मिन में, वॉर म्यूज़ियम में, तो हमने काफ़ी डिटेल्स वगैरह शेयर की हैं। खैर ये सब हुआ। तो उसके बाद क्या है कि रीयूनिफिकेशन डे में 3 दिन की छुट्टी होती है। तो हमसे ये बोल के कि हम आपको दोबारा से ये कार्ड हम आपको 1 आध दिन में दे देंगे। अब मैडम जी से मेरी क्या है, रोज़ बातचीत वगैरह होती नहीं थी, और मैं योगा वगैरह कर रहा था। तो एक दिन हमारी कमर उखड़ गई। अब उस कमर के चक्कर में फिर लेटे लेटे हमें शोल्डर पेन होने लगा, हमें काफ़ी कुछ पेन वगैरह होने लगा। तो तकरीबन ये क्या है, मेरे दिमाग से उतर गया। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा यार डॉक्यूमेंट देख लें कहाँ कहाँ हैं। तो देखना स्टार्ट किया, TRC मुझे नहीं मिली। अब मेरे दिमाग से क्या है, इतनी ज़्यादा पीड़ा में था मैं कि मेरे दिमाग से ये उतर गया कि मैंने उनको दिया कहाँ है। लेकिन हाँ, सबसे पहली चीज़ जो मेरे आई, मैंने कहा यार मैसेजेस वगैरह चेक करता हूँ। मैसेजेस वगैरह मैंने चेक किए तो भाई मैसेजेस में कहीं भी ये वो नहीं था कि हाँ कि हमने लैंडलॉर्ड को दिया था। क्या है, कोई आपका दरवाज़ा अगर खटखटा के आपसे कोई डॉक्यूमेंट ले जाए तो वो होगा। अब जब हमारी तबीयत ठीक हुई, अच्छा खासकर एक बात और है कि हर 15 दिन पे मतलब कि क्लीनिंग होती थी। तब तक अभी जो 29 अप्रैल से 15 दिन बाद जब ये क्लीनिंग डे आया, उस समय क्या हुआ कि ये आई नहीं। और उस समय हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी खोज रहे थे और आई नहीं। उस समय क्या है कि हमारे दिमाग से भी उतर गया। अब साफ़ सफाई हुई, मेरे दिमाग में कुछ खटका, मैंने कहा पहली बार ये नहीं आई है, क्योंकि हर बार साफ़ सफाई में आती थी। चलो एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, मेरा तबीयत जब ठीक हुई, अचानक से मेरे दिमाग की घंटी बजी कि अरे यार डॉक्यूमेंट तो मैंने इनको दे के रखा हुआ था वेरिफिकेशन के लिए। अब भाई साहब मैंने इनको टेक्स्ट किया तो कहती हैं कौन सा डॉक्यूमेंट, वो तो हमने आपको दे दिया था उसी समय। पहले तो ये बात बोल दी उन्होंने, ये सारा का सारा मेरे पास मैसेज पे है। तो पहले तो बोला कि भाई हमने आपको वो डॉक्यूमेंट दे दिया है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। तो आप यार, मेरे को जहाँ तक पूरा याद है कि तबीयत ठीक हुई जब मेरी, तो पूरे दिमाग की मेरी अचानक से बत्ती जली। कि मेरे दिमाग में एकदम पूरा एक एक पिक्चर मेरे को जैसे अचानक से बैठे बैठे याद आ रहा है, अरे भैंस की आँख, ये क्या कांड हो गया। तो भाई मैंने उनको पूरा का पूरा जो है कहानी बताई। मैंने कहा यार ये इस तारीख को आप आए थे, इस तारीख को आपने क्लीनिंग डे था, इस तारीख को आपने मेरे से डॉक्यूमेंट ले लिया। कहती हैं कि यार पहले तो देखी कि मैं खोजूंगी। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट डे कोई रिप्लाई नहीं। मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा भाई क्या हुआ। तो कहती है यार ऐसा है, हमें तो मिला नहीं, तो डॉक्यूमेंट आप ही के पास होगा, आप ही के पास, आप ही के घर में कहीं होगा, तो आप रूम दोबारा देखिए। रूम को क्या, मैं तकरीबन 10 बार ऑलरेडी छान चुका था, एक एक पेपर। और मेरे दिमाग में निसंदेह एक था कि यार मैंने इस तारीख को इतने बजे इनको दिया है, जो कि सच्चाई थी। अब भाई इन्होंने क्या किया कि चलो थोड़ा सा और समय लिया हमसे। अगले दिन मेरे को मैसेज करती हैं, कहती है देखो हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप, ये बात ध्यान से सुनना, ये मैसेज पे भी उन लोगों ने भेजा है, अगर आप प्रूव कर सकते हो तो ठीक है। मैंने कहा भाई जहाँ तक बात रही है, दरवाज़ा खटखटा के अगर आप मेरे से कोई डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो उस चीज़ को मैं प्रूव कहाँ से करूँगा, अनलेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हर चीज़ को, हर आवागमन को मेरे रूम में जो आ रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। नीचे जो है पार्किंग में कैमरा लगा हुआ है और बीच में एक कैमरा लगा हुआ है। मैंने कहा उस कैमरा को चेक कर लो आप। अब तकरीबन इस बात को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। कहीं चलो ठीक है, मैंने इनको एग्जैक्ट डेट दी और एग्जैक्ट टाइम दिया। मैंने कहा इस समय आप ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग चेक करना। भाई अगले दिन गई तो कोई रिप्लाई। मैंने कहा भाई क्या हुआ, रिकॉर्डिंग वगैरह आपने चेक की। मैसेज में मेरे को बोलती हैं मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। अब भाई रिकॉर्डिंग में क्या है कि अब ये तो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मेरे रूम के सामने था कि हमसे पासपोर्ट लेके गई, हमसे वीज़ा लेके गई। लेकिन हाँ, अगर कोई हाथ में लेके जा रहा है और कहीं कैमरा लगा हुआ तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं वो डिटेल कैप्चर करेगा। खैर वो तो चलो अलग बात हुई।
उसके बाद भाई साहब इतनी बात हुई, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नहीं, जब मैं अड़ गया इस बात पे कि मैंने नहीं यार मैं आपको 2 दिन बाद भी मिला हूँ, उस चीज़ का भी आप उस डेट का भी कैमरा चेक कर लो, कैमरा रिकॉर्डिंग, तो उस बात को भी नहीं माना। उन्होंने बोला कि भाई हमारा कैमरे में इतनी रिकॉर्डिंग नहीं है, और खल्लास बात करके ख़त्म कर दिया कि हमारे कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मतलब कि कहीं भी अपना वो नहीं दिखा रही थी, और कहती हैं कि ये अगर आप प्रूव कर सको तो मैं मान लूँगी, और नहीं प्रूव कर सकते हो तो छोड़ दो, हम नहीं मानेंगे। अब बात आ गई भाई साहब अपनी उस पे ईगो पे बात आ गई कि भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गलत बर्दाश्त करके भी नहीं रहूँगा। मैंने इनसे बात की, मैंने कहा देखो यार इतना पैसा मेरे पास नहीं है, आप समझो मैं आपके साथ काफ़ी समय से रह रहा हूँ, हमारा व्यवहार काफ़ी अच्छा है। भाई किसी बात को सुनने के लिए वो बंदी रेडी नहीं, मतलब कि चिंदी पे आ गई, और इतनी बात खराब हो गई। अगली बार कभी क्लीनिंग वगैरह है तो फटी चादरें भेज रही है, टॉवेल मेरे को एक भेज रही है, पिलो कवर एक भेज रही है, 2 पिलो कवर है, 1 पिलो कवर भेज रही है। लगे चिल्ले पड़े की हद होती है ना। बिहेवियर देखो इनका, एक टॉवल दे के भेजा हुआ है, एक पिलो कवर दे के भेजा हुआ है, हैं? अभी वो खोया हुआ है सामान, उसका नहीं है, और ऐंठ दिखा रहे हैं कि पिलो कवर तो ओके है और ये ओके नहीं है। सफाई के नाम पे कब सफाई हो रही है कब नहीं हो रही है वो उसका भी वो नहीं। मतलब कि मेरे को लिटरली बोलना पड़ता था 10 बार कि अरे भाई वेट कर रहे हैं, भाई क्या हुआ, सफाई करवानी है नहीं करवानी है आप लोगों ने, मेरा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। खैर इतना करते कराते ये सब हुआ। उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है भाई, अब जो भी है इसको करना तो है ही। गुस्सा पूरा चल रहा था, अपने ऑफिस में बात की, मैंने कहा ये ऐसा ऐसा कांड हो गया है। ऑफिस वाले कहते हैं भाई 10 मिलियन लगेगा। 10 मिलियन कहने का मतलब है तकरीबन आपका 33-35 हज़ार रुपये, 33 हज़ार रुपये। मैंने कहा आप लोग पागल हो गए हो क्या, 1 साल की अभी वैलिडिटी और बाकी थी। मैंने कहा 1 साल के वीज़ा के लिए आप मेरे को 35 हज़ार रुपये मांगोगे, आपका दिमाग ख़राब है क्या। बोले नहीं इतना तो लगेगा ही, ये है वो है। फिर मेरा इनसे मूड ख़राब हुआ, इनसे काफ़ी बकझक वगैरह हुई। TRC खो गया है, और ये पीछे है ना, दिखाता हूँ, पीछे यहाँ पर ओनर है, ये यहाँ पर लगे पड़े हैं प्रूव करने के चक्कर में कि मैं गलत हूँ, और मेरी TRC का जो फाइनेंशियल वो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं भैया आप रिपोर्ट लॉस कर दो, हम आपकी रिपोर्ट लॉस करा जो है उसका सेट वो कर देंगे। ये गए इमिग्रेशन वगैरह में बातचीत हुई, तब पता लगा कि पैसे कम लगेंगे, तकरीबन 3.5 मिलियन लगेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, इतने पे बात सलट गई। इसके बाद मैंने इनसे बोला कि भाई मेरा जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसको बनवा दीजिए, क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या है, बिना TRC के मैं कहीं मूव भी नहीं कर सकता। अब जब इतनी बात हुई, और इस बीच में क्या है, इन्होंने पुलिस बुला ली, ठीक है, कि पुलिस आके मैटर सॉल्व करेगी। हाँ तो भाई कहानी आज की ऐसी हुई है कि हमारा TRC खो गया है, और खोया भी ऐसे है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने लिया था वेरिफिकेशन के लिए, और हैंड टू हैंड कन्वर्सन हुआ था, कोई वर्बल टॉक थी, इसलिए अब वो मुकर गया। नीचे पुलिस बुलाई है। चलो अब मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लगा, मेरे को बोल दिया कि रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो। और पुलिस क्या है, since I have a valid TRC for 2 years, so I don't have to have a visa. Okay. So You don't have visa? no, I have visa. I have temporary residency, so I don't have visa on my passport now. You understand what I mean? You don't have the visa on your passport. I don't have to have a stamp on my passport. Okay, you don't have a stamp for Oh, it's just me. Okay. You're recording, right? Yeah, myself, not you. Okay, so Not you. so please let me ask you. No, like, I'm is not it your face. My face. Okay, okay. Anh nó đang thu âm á, nhưng mà anh được cho phép thu âm không? Sorry, he और कोई ट्रांसलेटर नहीं, अपनी तरफ से एक ट्रांसलेटर बुला लिया जो कि वियतनामी से उसको मतलब कि वो कर दे, और मेरे को वियतनामी में समझाए, और पुलिस वाले को तो जो समझा रहा था वो पुलिस वाला ही जाने। अब मेरी कहानी ट्रांसलेट करके बताने वाला पुलिस वाले को कोई था नहीं, तो बड़ा वो हुआ कि चलो भाई बात सलट गई। अब मैसेज आया कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी बात सलट गई। मैंने कहा कौन सी बात सलटी है, अभी पे पैसा बाकी है भाई। तो इतना हुआ, मैंने कहा चलो छोड़ो जो भी है, पैसा मैं ही दे दूंगा। फिर थोड़े दिन बाद क्या, इवैक्यूएशन नोटिस भेज दिया कि आप खाली करो। मैंने कहा यार मेरे पास TRC नहीं है, बिना TRC के मैं अगर दूसरी जगह पर जाता हूँ तो वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बोलेंगे भैया कि आपका वो कहाँ है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहाँ है आपका। और बैंक वगैरह को भी वो जो पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो सब चाहिए होता है।
अब इतना हुआ, भगजग होने लगी। उसके बाद का तो वीडियो आप लोगों ने देखा ही है। खैर 2-4 चक्कर हमारे इमिग्रेशन के लगे, कुछ हमारे ऑफिस के लगे। अब इमिग्रेशन वालों ने डिले करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मेरे को बुलाया, पूरा वो लिया, क्योंकि मैंने लिख के दिया हुआ था कि भाई इन्होंने खोया है और ऐसे ऐसे कहानी हुई थी, पूरी कहानी। अब क्या मतलब कि इमिग्रेशन वाले मेरे ऊपर लग गए कि नहीं यार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका कार्ड है, फलाना है, ढिमाका है, ये सब करते कराते मेरे को तो लग रहा था मैं ही इंटरोगेट हो रहा हूँ। खैर सारी बात समाप्त हुई, इधर इनसे भी पंगा हुआ, जो वीडियो आप लोगों ने देखा। उसके बाद यार मेरा क्या दिमाग में आया, मैंने इमिग्रेशन वगैरह से, ऑफिस वालों से बातचीत वगैरह की, और लकीली मेरे को योगा में एक लड़की हैं साथ में, मतलब कि योगा करती हैं, उनकी हेल्प से मेरे को ये वाला घर है जो ये मिल गया। अब ये क्या नया नया ओपन हुआ था, काफ़ी समय से ये सारा लॉकडाउन के चक्कर में बंद पड़ा हुआ था, तो ये ओपन अभी नया नया होम स्टे हुआ। तो उन्हें बात की कि राज यार आ जाओ, तुम रूम देख लो, अगर पसंद आता है तो तुम तुरंत ले लो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी रूम चढ़ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर वहाँ की बात आई, मैंने कहा चलो ठीक है, इस तारीख को हम छोड़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मेरे को रिटर्न में भेजा था कि आपका जो है, हम इस महीने का रेंट जो है उसको माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको खाली करने के लिए बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो काफ़ी लंबा चक्कर है, कॉन्ट्रैक्ट कहीं हुआ ही नहीं था। हाँ भाई, इतना सब कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या, इमिग्रेशन ने अपना जो टाइम लगाना स्टार्ट किया। अब इमिग्रेशन ने, खैर हमने कहा जो भी है अब ऊपर वाला जाने। तो हमने क्या किया, इनको जो बिल भेजा, मैंने कहा बिल तो मैं पे नहीं करूँगा। कह रही है क्यों? मैंने कहा ये आपका रिटर्न मैसेज है मेरे पास, जहाँ पर आपने क्लियरली मेरे को लिख के भेजा। अब इसमें तो प्रूव करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो भाई दिमाग की चतुराई देखो, ये मेरे को पहले से पता था, इसलिए मैंने सारा कुछ जो है ना अपने पास सेव करके रखा हुआ था, सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करके रखी हुई थी। बिल लेके आए, वो भी हर बार बिल जो भेजती थी मेरे को, वो भेजती थी कंप्यूटर जनरेटेड। इस बार बिल हाथ से लिख के लेके आई। मैंने कहा यार ये बिल तो आपका वैसे भी फर्जी है, ये बिल बनेगा नहीं आपका। यार ये क्यों? मैंने कहा आपके पास रिटर्न आपने मेरे को भेजा है कि 1 महीने का हम वेव ऑफ कर रहे हैं। तो भाई जहाँ तक बात है अच्छे से निपटने की, तो भैया मैं सीधा बन के रहा। मैंने कहा ये चीज़ तो मैं नहीं पे करूँगा। बिल लेके आए तो पूरा का पूरा वो भाई डिपॉजिट मनी और ये माइनस करके इलेक्ट्रिसिटी बिल जोड़ के और रूम का रेंट भी जोड़ दिया साथ में। मैंने कहा सब तो पे कर दूंगा, लेकिन ये तेरा रूम रेंट ये नहीं पे होगा। थोड़ा बहुत बेड पे सामान है और ये तकरीबन हमारा यहाँ पर सारा पैक हो ही गया है। यस Okay. यस ओके Yes. ओके Okay. या थैंक यू। And give me the paper. Yes, could you send me another bill, fresh bill, Um. or you change this? फ़ोन पे बात की करिए, चलो ठीक है ये वो। हाँ तो भैया मिला जुला के पैकिंग ख़त्म हुई और कुछ इस तरीके से हम अपना ये अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं। देख लो भाई, अपनी तो आदत है भाई, जैसे देखो जैसा मिलता है ना वैसा हम उसको छोड़ते हैं। देख लो बेड भी एकदम बना के छोड़ा हुआ है हमने, और ये हमारा किचन, जितना हो सकता था हमने एक जगह करके रख दिया है। और ये बाथरूम, एक बार निगाह डाल लेने से ना क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपको कुछ सामान तो मिसिंग नहीं है। ये एक और ये सारा का सारा सामान जो है हमारा भाई, ये पिछले कुछ समय में इकट्ठा हुआ है। रैकेट्स हैं और ये ऐसे करके इसमें खाने पीने की बोरी है, ये कपड़े की बोरी है, और ऐसे ऐसे करके ये छोटे छोटे सामान हैं। एक चीज़ और मैं बोल रहा था कि यार ये तो मेरी पर्सनल आदत है, मैं खासकर आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा, कभी भी आप जाते हैं ना तो अपना जो होटल रूम है या अपार्टमेंट है या कहीं से भी निकलते हैं तो उसको एक बार थोड़ा सा क्लीन करके नीट एंड उसमें रखिएगा ना, तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो यार आपका इंप्रेशन अच्छा बना रहता है, और दूसरा अगर आपका कोई सामान इधर उधर रखा हुआ है ना जो आपको याद नहीं है, तो वो आपको वैसे मिल जाएगा। अब जैसे मैं खाली करने के बाद सारी चीज़ें ना एक बार डबल चेक कर लेता हूँ। हाँ भैया टैक्सी आ गई हमारी, ये सारा सामान जो है इसी में लग के जाएगा। ओके हाँ भैया चला जाए। इस तरीके से भाई हम जाते हैं।
सारा सामान टैक्सी में, वो बंदा मोटर बाइक पे। ये तो कहानी है आज की। चलो भाई, नई नया फ्लैट, नया सफर, नई जिंदगी। हे शिवा तू कहाँ मुझे बता। उसके बाद करते कराते भाई हम यहाँ पर मूव कर गए, और उसके बाद यहाँ पर मूव करने के बाद भी अभी भी हमारे पास जो है हमारा टीआरसी आया नहीं। इमिग्रेशन वगैरह से बातचीत की, इमिग्रेशन ने हमसे जो पैसे वगैरह लेने थे 3-3.5 मिलियन के आसपास आया। वो डायरेक्टली उन लोगों से मैंने बात कर ली थी, क्योंकि हमारा ऑफिस वाला बीच में कुंडी मार रहा था। बताइए, ऑफिस वाले भी कुंडी मार रहे थे, जो कि सारा कुछ डॉक्यूमेंट करा के देते हैं। खैर मैंने कहा जो हुई हैं सोई, जो राम रच राखा। मैंने कहा जो है ऊपर वाला प्रभु राम ही जाने, हम तो चलो अपने काम में संलग्न हो जाते हैं। भाई ये सब हुआ। अब बात आई दोबारा से इमिग्रेशन वालों से मिला। इमिग्रेशन वालों ने बोला कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम आपको दे तो देंगे, लेकिन हम आपको इस बार जो है अब टीआरसी हम आपको नहीं देंगे। जो टेम्प्रोरी रेसिडेंस कार्ड होता है, जो कहने के लिए होता है कि मैं एक टेम्प्रोरी रेसिडेंट हूँ, जो मेरे पास पहले से था, वो हम आपको नहीं देंगे। तो मेरा बड़ा वो हुआ। मैंने कहा क्या करोगे फिर? तो मेरे को काफ़ी सारे वो दे रहे थे कि आप ये वीज़ा ले लीजिए, फिर आपको ये करना होगा, वो करना होगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने बड़ी विनती की। मैंने कहा यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने दोबारा से एप्लीकेशन वगैरह लिख के दिया कि हाँ भाई जो भी है डॉक्यूमेंट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, मेरे को इसको संभाल के रखना था। हालांकि इस बार भी मैं इस बात से नहीं मुकरा कि डॉक्यूमेंट जो था कि मैंने उनको दिया था लैंडलॉर्ड को, तो मेरा सारा रिटर्न में था। लेकिन मैंने नीचे में एक लाइन चेपी कि हाँ भाई, सिंस इट वाज माय डॉक्यूमेंट, इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट, क्योंकि मेरा कागज़ है तो मेरे को प्रोटेक्ट करना बनता है। इतना किया उन्होंने। उसके बाद वियतनामी में क्या लिखा, तो उसके बाद काफ़ी गुस्सा वगैरह हो रही थी। वियतनामी में लिखा कि हाँ भाई कि नहीं, डॉक्यूमेंट आप ही से खोया और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने हाथ जोड़ा उनसे, मैंने कहा हाँ भाई चलो ठीक है, सारा कुछ है। और उसके बाद करते कराते फाइनली बात ये हुई कि उन लोगों ने मेरे को 1 साल का, जितनी हमारी वैलिडिटी थी टीआरसी की, उतने का हमें बिजनेस वीज़ा दिया। मतलब कि टीआरसी मिलते तो मेरे को ज़्यादा खुशी होती, लेकिन कम से कम एक काम हमारा बन गया कि हमारे पास बिजनेस वीज़ा आ गया, और वो भी मल्टीपल एंट्री का। तो ये खासकर मैंने उन लोगों से बोला था हाथ जोड़ के। मैंने कहा जो भी है, साथ साथ मेरे को बोल रहे थे कि पुलिस वाले आप लोगों ने जो इतना वो लिख के रखा हो ना, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। खैर कोई आया तो नहीं। और ये भी बोल रहे थे कि मेरे को फ़ाइन लगेगा कि मैंने ऐसे कंप्लेंट लिख के भेजी है। खैर वो फ़ाइन भी मेरे को नहीं लगा। तो भगवान की दया हुई कि हमारा जो है 3-3.25 मिलियन, कहने का मतलब 10,000 रुपये हमारी जेब से क्या गए, उधर से हमारा होम स्टे का जो एडजस्टमेंट थी वो भी तकरीबन 3500 के आसपास आ रही थी। 3.5 मिलियन, क्योंकि हमने थोड़ा 1 हफ्ते पहले खाली कर दिया। वो पूरा कैलकुलेशन मैडम करके बैठी हुई थी कि इतने दिन में इतना पैसा लग रहा है, तो पर डे 160 के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया कि हाँ भाई। तो 25 तारीख की जो वो था 25 कर रहा था, उन्होंने 20 तारीख को हमसे इवैक्यूएशन माना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। और उसके बाद करते कराते हम इस घर में आ गए। जब से यहाँ पर आए तब से भाई साहब इतनी अपार शांति है कि क्या ही बताऊँगा। खैर ये तो थी हमारी कहानी। खासकर मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप कभी भी वियतनाम में आइए तो अपने डॉक्यूमेंट को है खासकर सेव करके रखिए। और अगर आप किसी को हैंड ओवर करके दे रहे हैं तो उनसे या तो रिटर्न में लीजिए, और नहीं तो उस चीज़ का वीडियो बना के रखिए कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया है। मतलब कहने का मतलब है दोस्त मेरे, अगर आप यहाँ पर किसी को भी कोई भी अपना गवर्नमेंट या ऑफिशियल कोई भी पेपर वर्क देते हैं तो उस पेपर वर्क की रिसीविंग अपने पास जरूर रखिए कि इन्होंने भाई साहब मेरा ये वाला पेपर लेके रखा हुआ। नहीं तो आप भी मेरे साथ इसी चक्करों में फंसिएगा कि नेक्स्ट टाइम आपसे बोला जाएगा भाई प्रूव करो। अब प्रूव कहाँ से करोगे बंधु, अगर प्रूव करने लायक होगी ही नहीं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। और ये मतलब कि ये मेरी ही कहानी नहीं है, मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ भी ऐसे ही कोई कांड हुआ था। उनका भी पेपर वर्क ऐसे ही गायब किया गया था, गायब हो गया था, जो भी है। और ना जाने कितने और जो फॉरेनर्स रह रहे हैं वियतनाम में, उनके साथ भी ये घटना आए दिन घटती है। और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हम नहीं जानते, आप जानो, आपका काम जाने, आपका डॉक्यूमेंट है, आप समझो, ठीक है। तो खैर ये तो रही हमारी कहानी इस विषय पे। और हाँ भाई, फ़िलहाल के लिए सारा कुछ कुशल मंगल। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है थोड़ा सा आप लोगों को एनलाइटनिंग लगा हो,
जो मेरी कहानी थी थोड़ी बोरिंग है, जो भी है, मैंने लेकिन आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं राज सिंह आप लोगों से दोबारा मिलूंगा एक नए और शानदार से वीडियो में। तब तक दोस्त मेरे आप एक काम करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो। जिंदगी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट जो हमारा ट्रैवल सीरीज बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, जहां पर हम काफ़ी कुछ हमने वियतनाम में कवर किया है। और अगर आप खासकर नहीं जानते हैं वियतनाम के बारे में, तो मैं आपके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं। खासकर की बात है यहाँ पर 3री से लेके 11वीं शताब्दी के काफ़ी सारे हिंदू मंदिर हैं, काफ़ी यहाँ पर शिवलिंग मिले हैं, शिव भगवान की बाकायदा मूर्तियाँ मिली हैं। उन सब चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और काफ़ी सारे रिमोट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो लगे रहिए हमारे साथ हमारी नई ट्रैवल सीरीज़ में। और ख़ासकर हम और भी ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो 2019 की ट्रैवल है, जिसको हमने बीच में ही छोड़ दिया था वीडियोस को, वो हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे मिलेंगे नई ट्रैवल सीरीज़ में। जय हिंद, जय भारत।